चलिए अब हम बात करेंगे 1% कंपनी की। ये भी आपको ऑलरेडी पता है, सिंपली जान लीजिए, क्योंकि उस 20 नंबर के प्रोसेस में क्या चीज कहां से आ जाए गॉड नोज। ठीक है, ओपीसी का फुल फॉर्म 1% कंपनी, एक ऐसी कंपनी इस कंपनी के कितने मेंबर, एक। इस कंपनी में कितने पर्सन, एक। इस कंपनी में कितना मालिक, एक। इस कंपनी का मैनेजर कितना, जनरली एक, क्योंकि वही दोनों एक ही होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल प्रोप्राइटर को कॉर्पोरेट लुक देने के लिए 1% कंपनी की तैयारी की गई और आज आपके सामने 1% कंपनी मौजूद है। सवाल यहाँ पे है कि 1% कंपनी में कंपनी के भी फीचर्स होते हैं और सोल प्रोप्राइटर के भी फीचर्स होते हैं। देखो जहां तक आपके 1% कंपनी की बात आती है तो 1% कंपनी के रेफरेंस में आपके कुछ मेंबरशिप के बारे में बातें बताई गई हैं। मेंबरशिप के बारे में बातें आप जान लीजिए जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के प्रोविजन में है। मेंबरशिप में याद रख लीजिएगा दो लोग होते हैं, एक 1% जो कि कंपनी चलाता है और कंपनी की परपेचुइटी को मेंटेन करने के लिए कंपनी के नॉमिनी को भी तैयार किया जाता है। विच मीन्स अगर वो 1% जो कि कंपनी चला रहा है, अगर भगवान भरोसे हो जाए, भगवान न करे अगर वो कभी इस दुनिया से अलविदा कह दे, तो उस कंपनी की परपेचुइटी पे कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दूसरा हो जो उसकी कंपनी को उसके बाद टेक ओवर कर पाए, तो वहां पे आ जाएंगे आपके नॉमिनी। सुनिएगा, वो 1% और वो नॉमिनी दोनों का इंडियन सिटीजन अलोंग विथ रेसिडेंट होना जरूरी है। देखो यहां पे कहता है ओनली नेचुरल पर्सन, सबसे पहले तो एक नेचुरल पर्सन ही जो कि इंडियन सिटीजन है और इंडिया का रेसिडेंट है वो 1% का मेंबर बन सकता है। आपको उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा नेशनल इनकम वाले कॉन्सेप्ट में कि सिटीजनशिप स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इन दोनों में अंतर है। ओपीसी के लिए आपको सिटीजन भी होना मांगता है एंड ओपीसी के लिए आपको रेसिडेंट भी होना मांगता है और वो भी नेचुरल पर्सन होना मांगता है। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद आपके सामने बात आती है, कुछ कुछ अलग अलग बातें समझाई गई है या उसी कंटेंट पे बेस्ड होगा। 1% कंपनी में एक ही पर्सन होगा, साथ ही साथ इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल, वो 50 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, 50 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर, क्या एवरेज एनुअल टर्नओवर इनिशियली 3 इयर्स, यहां पे इनिशियली नहीं लिखा गया, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि जब ये बनता है उसके बनने के शुरुआती 3 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। समझिएगा, एवरेज एनुअल टर्नओवर मतलब पूरे 3 साल का टर्नओवर डिवाइडेड बाय 3 साल। अगर 2 करोड़ आता है तो ठीक, 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साल आया 2 करोड़, दूसरे साल भी 2 करोड़, तीसरे साल भी 2 करोड़, टोटल कितना हो गया, 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 2, मतलब लिमिट पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इफ एक साल आपके सामने आ गया 1 करोड़, दूसरे साल आ गया आपके सामने 4 करोड़, तो दूसरा साल में 4 करोड़ आ गया तो क्या मैंने लिमिट एक्सीड कर दी, नहीं जी। एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 इयर्स, मुझे एवरेज निकालना है, तो पहले साल 1 करोड़ और दूसरे साल 4 करोड़ और तीसरे साल हो गया 1 करोड़, तो टोटल कितने करोड़ हो गए, 6। कितने साल हो गए, 3। 6/2 इज इक्वल टू, सॉरी 6/3 इज इक्वल टू 2। अभी भी मैं लिमिट पे ही हूं, अभी भी मैंने लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। तब इस तरीके से एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को लेके चलेंगे। इस बात को आप समझिएगा। क्लियर क्या? अब देखो, हाँ जी, व्हाट इफ अगर ये एक्सीड कर जाए तो इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी है, आगे हम आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, यहां पे आगे कहता है इसके पीछे कारण क्या, क्यों बनाया गया, पर्पस। तो देखो पर्पस में कहता है
as per rule 3 sub rule 5 of the Companies Incorporation Rule 2014 and OPC cannot be formed for charitable purpose. मतलब OPC दान और सेवा के लिए नहीं है. तो क्या सर कंपनी दान और सेवा के लिए बनाई जाती है? हाँ, कंपनी दान और सेवा मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए भी बनाई जा सकती है. जैसा कि आपने कंपनी के डेफिनेशन में समझा, that it is a voluntary association of person formed by legal process with the objective of business. वहां पे with the objective of business साइलेंट भी हो सकता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए भी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आप कंपनी बना सकते हो. लेकिन ओपीसी कभी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनता है. तो इस बात को आप समझेंगे. ठीक है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए है, सिंपल. ठीक है, अब देखो, अगर ओपीसी का शेयर कैपिटल 50 लाख को क्रॉस कर जाए या फिर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ को क्रॉस कर जाए, तो उस केस में उसका कंपल्सरली एक फॉर्मल रेगुलर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन कंपल्सरी है. क्लियर? देखो यहां पे कहता है an OPC cannot convert itself into public or private unless a period for 2 years has expired. मतलब जब आप ओपीसी शुरू करोगे तो 2 साल के बाद ही आप उसको पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते. आप अपने मन से, अपनी इच्छा से वॉलंटरली कन्वर्जन नहीं हो सकता. आगे कहता है एंड कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाएगा. कन्वर्जन उसी स्टार्टिंग के 2 सालों में कंपल्सरी हो जाएगा जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को क्रॉस कर जाए या फिर आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर जाए. समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि क्या सर इनकॉर्पोरेशन के डेट के 2 साल के बाद ये प्राइवेट और पब्लिक में वॉलंटरी कन्वर्जन हो सकती है? हाँ. समझे कि नहीं समझे? 2 साल के अंदर तक आप अपने मन से नहीं कर सकते. ये तभी होगा जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल या एवरेज एनुअल टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस करेगा. लेकिन 2 साल बीत गया तो आप अपनी इच्छा से पहले वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट कर सकते हो. ये ओपीसी की एक छोटी सी कहानी है जो कि आपके सामने रखी जाती है. क्लियर? चलो भाई, ओपीसी का फायदा देखो भाई, आपको याद होगा मैंने क्लास 11th में ही जब आपको अकाउंट्स पढ़ाया था तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिस्से बताए थे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से हिस्से होते हैं? आपका ट्रेडिंग पीएल हो जाता है, बैलेंस शीट हो जाता है, कैश फ्लो हो जाता है, फंड फ्लो हो जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स की भी एक बात जोड़ दी जाती है. जो चीज हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में लेके आ जाते हैं. ठीक है, ओपीसी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो क्या पे कहता भी है ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट्स इट. क्लियर? नेक्स्ट कहता है कि देखो भाई, जैसे कंपनी को एजीएम बुलाना होता है, मीटिंग का कोरम फिक्स करना होता है, कोरम नहीं फिक्स हुआ तो मीटिंग दोबारा आपको करना पड़ता है, आपको जीएम करना पड़ता है, आपको कोई चीज बदलने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी होती है, ईजीएम करना होता है. ऐसा कोई भी चीज ओपीसी में जरूरत ही नहीं. क्यों नहीं सर जरूरत होगा? भैया किससे मीटिंग करेगा वो? सामने आईना तो रख के मीटिंग नहीं कर सकता ना. मीटिंग करने के लिए मेंबर और पर्सन की जरूरत होती है. बेचारा है ही एक, तो अपने नॉमिनी के साथ तो मीटिंग नहीं करेगा ना. ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों से इसको फ्री कर दिया जाता है. ये बेसिक सी पॉइंट आपके सामने ये चीज रखी. हाँ, कितने डायरेक्टर? 15 हो सकते हैं. तो डायरेक्टर 15 किस प्रोविजन में हो सकते हैं? हर प्रोविजन में जनरली वो 15 डायरेक्टर बैठा लेगा. उसकी भी एक लिमिटेशंस ही है ना. जनरली क्या माना जाता है? अकेले ही वही एक बैठता है. डिसाइसिव अथॉरिटी कौन है? और मीटिंग में क्या लिया जाता है? डिसीजन. ये नॉर्मल कंपनी नहीं है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे तभी हम यहां पे डिसाइड करेंगे. ठीक है, 15 डायरेक्टर का प्रोविजन वो एक अलग चीज है. वो ओपीसी का मेजर कंटेंट नहीं है, क्रक्स नहीं है. ओपीसी एक मेंबर, एक डायरेक्टर, एक मैनेजर टाइप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. इसलिए तो मैंने आपको कहा
कि सोल प्रोप्राइटर को एक कॉर्पोरेट टच दे दिया गया, डिसाइसिव अथॉरिटी वही है, सिंपल। चलो भाई, अब फाइनली आ जाते हैं शेयर्स पे। हमें शेयर्स जानने की जरूरत बहुत तरीके से, आपको ऑलरेडी शेयर्स पता भी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं 11 का बेसिक थोड़ा सा जाके वहां भी ब्रश अप कर लेंगे तो सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। शेयर का मतलब क्या? पार्ट ऑफ ओनरशिप, ठीक है। शेयर मतलब क्या? मालिकाना हक का एक हिस्सा, ये शेयर कहा जाता है। लेकिन शेयर को और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है। देखो भाई, शेयर है क्या? आपके टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में बांटा जाता है। आपके टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में बांटा जाता है, पहली चीज, ठीक है। जो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा, या तो आप उसको यूनिट्स कहें या तो आप उसको डिनोमिनेशंस कहें। तो जिन यूनिट्स या जिन डिनोमिनेशंस में उस शेयर को, सॉरी, उस टोटल कैपिटल को जो बांटा जाता है, वो यूनिट, वो छोटा हिस्सा, वो छोटा डिनोमिनेशन ही क्या कहा जाएगा? शेयर कहा जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। देखिए यहां पे कहता भी क्या है आपके सामने, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस। क्लियर? आगे कहता है ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। हर वो छोटा हिस्सा जो कि टोटल कैपिटल को बांटा गया है जिन हिस्सों में, वो हिस्सा ही क्या कहा जाएगा आपके सामने? शेयर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ₹10,000 अज्यूम टू, ये आपका कैपिटल, टोटल कैपिटल, ठीक है। मैं कहूं कि इसे 100 यूनिट्स में बांट दो। कितने यूनिट्स में बांट दो इसे? 100 यूनिट्स में बांट दो, 100 हिस्सों में बांट दो। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए एक हिस्से की क्या कीमत होगी? 100 रुपए। तो ये एक हिस्सा ही क्या है? शेयर। तो अब आप यहां पे अपनी भाषा बदल लेंगे और अब हम कहेंगे एक शेयर की कीमत 100 रुपए। एक शेयर की कीमत 100 रुपए। सिंपल, यही कहानी आपके शेयर्स की है। आप समझ में आए आपको? चलो भाई, अब देखो भाई, जब आप शेयर्स की बात करोगे तो आपके सामने शेयर के भी बहुत सारे टाइप हो जाएंगे, क्योंकि शेयर को यहां पे पार्ट ऑफ कैपिटल भी कंसिडर किया जाता है। सवाल है शेयर्स कितने कितने तरीके के होते हैं? टाइप ऑफ शेयर्स। तो अगर आप टाइप ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो पहला जो मेजर बाइफर्केशन हो जाता है वो दो। पहला आपका प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है इक्विटी शेयर। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर। मैटर्स दैट व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट इज इक्विटी शेयर्स। देखो, 2 पॉइंट है। क्या है? 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स को कहा जाता है जिन शेयर्स के केस में उनको फिक्स्ड रेट से रेगुलर बेसिस पे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड दिया जाता है। शैल आई रिपीट? प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर हैं जिन शेयर्स पे फिक्स रेट से रेगुलर बेसिस पे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड दिया जाता है। ये 3 चीज जानना जरूरी है। फिक्स रेट, रेगुलर बेसिस, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हमको डिविडेंड मांगता है, हम रेगुलर इनकम उम्मीद करने वाले लोग ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंसिडर किए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? पहली चीज। चलो भाई, फिक्स डिविडेंड मिलेगा। दूसरी चीज, जब कंपनी डूबेगी और कंपनी को बंद किया जाएगा तो कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसेस में, आई रिपीट,
कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस में अगर कैपिटल लौटाया जा रहा है मालिकों को, तो उसमें भी इक्विटी से पहले जो कैपिटल लौटाया जाएगा वो प्रेफरेंस को। बाद में इक्विटी के लिए बचे या ना बचे हमें कोई फर्क, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। विच मीन्स इक्विटी से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को, इक्विटी से पहले कैपिटल रिटर्न प्रेफरेंस को। ये प्रेफरेंस की दो फीचर मानी जाती है और यही चीज इक्विटी में नहीं होती। काम खत्म। मतलब इनको सबसे अंत में प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा और इनको सबसे अंत में कैपिटल भी रिटर्न किया जाएगा अगर बचता है तो, अदरवाइज नहीं। ये बात आपको जानने की जरूरत है। देखो यहां पे कहता भी है प्रेफरेंस शेयर्स में they have right to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity shares. Clear? Next आपके सामने है when the company is wound up they have right to return the capital before that of equity shares. That's it. ठीक है, मतलब पंक्ति के सबसे आगे जो शेयर होल्डर खड़ा होगा वो प्रेफरेंस के नाम से जाना जाएगा और जो सबसे आखिरी में खड़ा होगा वो इक्विटी के नाम से जाना जाएगा। दैट्स इट। क्लियर? चलो भाई, अब देखो प्रेफरेंस शेयर के टाइप, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप। अब अपने बुक को फॉलो करते जाएगा रिजिडली। ठीक है, सबसे आप पहले आपके सामने है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, दूसरा होगा इसका अपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सवाल है ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो भाई, जब हम क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव की बात करते हैं तो हम सेंस लेके चलते हैं। क्यूमुलेटिव, आपको याद होगा आपने स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF पढ़ी थी। हर एक फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं तो हमें CF मिलता है, हम गैप नहीं करते। ठीक है, तो सपोज दैट 3 साल 2018, 2019, 2020, ठीक है, सपोज 2021 है, थोड़ा पीछे चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2017, 2018, 2019, अभी 2020 चल रहा है। ठीक है, कंपनी ने 17 में भी नहीं दिया, कंपनी ने 18 में भी नहीं दिया, कंपनी ने 19 में भी नहीं दिया, 20 में कंपनी के पास आ गया। तो रेट था, क्या रेट था डिविडेंड का? 5%। क्या था? 5%। तो 5%, 5%, 5% और 5% 2020 में इसको 20% मिलेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि 2020 का भी तो चाहिए उसको। ऐसा तो नहीं पिछला 3 लेगा, आज का छोड़ देगा, आज का भी चाहिए। अगर आज कह दोगे तो फिर आगे जोड़ देगा वो। यही नॉन क्यूमुलेटिव में ये जोड़ा नहीं जाता। साल बीता, डिविडेंड भी बीता, सॉरी सर समय बीता, मैं आपको नहीं दूंगा। ये होता है आपका नॉन क्यूमुलेटिव का कहानी। क्लियर? देखो जरा, क्यूमुलेटिव में कहता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स the holder of which are entitled to recover the arrears of preference dividend before any dividend is paid on equity। मतलब 2020 में भी इक्विटी को देने से पहले मेरा 20 दो, तब इक्विटी को 1 भी देना है, मत भी देना। ये होता है आपके क्यूमुलेटिव में। इसका जस्ट रिवर्स साल का साल ही होगा नॉन क्यूमुलेटिव में। नॉन क्यूमुलेटिव देखो क्या कहता है, the holder of such shares get a fixed amount of dividend out of profit each year. If no dividend is declared in any year due to any reason, such shareholders get nothing, nor can they claim unpaid dividend of any year in the subsequent year. अगर 17 में नहीं दिया, 18 में भी नहीं दिया, 19 में भी नहीं दिया, अनाउंस ही नहीं किया, 20 में आप जोड़ के नहीं मांग सकते।
नहीं दिया मतलब नहीं दिया, उस साल का डिविडेंड नहीं मिला, बात वहीं पर रुक गई। अब इस साल की अब बात कीजिए, अगर दे रहे हैं तो लीजिए, नहीं दे रहे वो भी मत लीजिए। ये होता है आपका नॉन क्यूमुलेटिव। क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात आती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। लोग क्या समझ लेते हैं, ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, यही ना? अगर ऐसा है तो ऐसा निकाल दीजिएगा दिमाग से, क्योंकि लोग पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव में यही डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो है क्या? देखो भाई, सबको दे दाके एक सरप्लस अमाउंट बचता है, सबको देके टैक्स देके, इसको डिविडेंड देके, उसको डिविडेंड देके, सबको देके एक अमाउंट बचता है। उस अमाउंट पे भी पहला हक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा, और अगर वो हक होगा तो वो शेयर का टाइप कहा जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? नहीं समझे तो मैं समझाता हूं भाई, पूछने में बोल रहे हो। जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी प्रॉफिट पे टैक्स वैक्स देगी, प्रेफरेंस शेयर्स को उसका डिविडेंड देगी, इक्विटी को दे देगी, अंत में तो बचेगा ना कुछ न कुछ। उस अंत वाले अमाउंट को सरप्लस प्रॉफिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सरप्लस प्रॉफिट कहा जाएगा। तो इस सरप्लस प्रॉफिट को कौन लेके जाएगा? या तो कंपनी कहेगी नहीं देंगे, रख लेंगे, रख लो भैया। लेकिन अगर दोगे तो पहले किसको दोगे? प्रेफरेंस को दोगे, बाद में कुछ बचा तो इक्विटी को दोगे। और अगर प्रेफरेंस लेता है तो इसलिए लेगा क्योंकि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होगा, मतलब इस बचे हुए में भी पार्टिसिपेट करेगा। और अगर नहीं लेगा तो नॉन पार्टिसिपेटिंग, काम खत्म यहीं पे। क्लियर ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन रिडीमेबल। भैया रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या? देखो भाई, पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। रिडीमेबल इरिडीमेबल को सिंपल एकदम समझो, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस मत समझो, 30 मार्क खान का कॉन्सेप्ट मत बनाओ। बात सीधी, पैसा मेरा, कैपिटल, प्रिंसिपल अमाउंट तुम वापस करोगे कि नहीं करोगे? अगर कंपनी कहते कर देंगे, मतलब उसका प्रेफरेंस शेयर के थ्रू लगाया गया पैसा रिडीम हो सकता है, तो उस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्या कहा जाएगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी कहती है कि जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो, कंपनी के पूरे लाइफ टाइम तक नहीं देंगे, तो क्या कहा जाएगा? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब देखो खुद भी पढ़ लो, यहां पे कहता है रिडीमेबल में such shares are those which will be repaid by the company within a stipulated period in accordance with terms of issue and the fulfillment of certain conditions laid down in section 55 of Companies Act 2013। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 के तहत प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जब शेयर्स के लेन देन के वक्त जो शर्तें रखी गई थी, अगर उन शर्तों में ये प्रोविजन जोड़ दिया गया है कि इतने सालों के बाद आपका प्रिंसिपल कैपिटल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा, तो रिटर्न किया जाएगा। और उस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। क्लियर? अपोजिट इरिडीमेबल नहीं किया जाएगा जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो, काम यहीं पे खत्म हो जाता है। क्लियर? क्या आमतौर पे जनरली अगर मैं कहूं तो 20 साल का एक टाइम फेज लेके चला जाता है कि लगभग 20 साल में पैसा वो वापस मिल ही जाता है, जरूरी नहीं कि वाइंडिंग अप हो। देखो यहां पे कहता है दैट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज द कैपिटल ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप। सेक्शन 55 के तहत कोई भी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर है, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर shall issue any preference share which is irredeemable or redeemable after the expiry of 20 years from the date of its issue। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि क्या कहता है यहां पे
लिमिटेड बाय शेयर्स हो, मतलब लिमिटेड बाय गारंटी चलेगा, अनलिमिटेड चलेगा, लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी यहां पे ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जो कि 20 साल के बाद रिडीमेबल हो। मतलब 20 साल की रिडीमेबिलिटी पे भी यहां पे रोक लगाई है। मतलब ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर है उस पे वाइंडिंग अप की शर्त रिजिडली लगाई गई है। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कभी भी अपने लाइफ टाइम में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकती। हां, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बात की बात है, बाकी तो फिर लिमिटेड बाय गारंटी कर सकती है, अनलिमिटेड क्योंकि यहां पे क्या कहा गया है, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बाकी के लिए हाँ कर सकती है 20 साल के, इसमें मैंने कहा एक 20 साल का टाइम गैप भी लेके चला जाता, लेकिन सबके लिए नहीं, एक के लिए नहीं, बाकी सबके लेके चल सकते हो। दिस इज द सेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एट लास्ट है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। काफी इजी, ऐसा प्रेफरेंस है जो कि इक्विटी में कन्वर्टेबल है वो क्या कहा जाएगा, कन्वर्टेबल। और जो कन्वर्टेबल नहीं है नॉन कन्वर्टेबल। काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इक्विटी क्या है। देखो भाई, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनका कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, जिनको कैपिटल हमेशा अंत में मिलता है, जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जिनके पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेटिंग राइट होते हैं, जिनके परमिशन के बाद ही कंपनी की मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किया जा सकता है। ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी के हर और जनरल मैटर्स पे वोट करते हैं, तब जाके डिसीजन मेजर लिया जाता है। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के ऑर्डिनरी इश्यूज और कंपनी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी इश्यूज के लिए भी वोटिंग राइट नहीं होती, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इश्यूज जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की राइट्स को अफेक्ट करते हैं, उन मुद्दों पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है। दैट्स इट। यहां पे हो गया आपके शेयर्स के टाइप खत्म। क्लियर? चलिए अब जाते जाते एक कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ शेयर और दूसरा कॉन्सेप्ट है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर किस नेचर का है? सामान है, सर्विस है। शेयर सामान है, सर्विस है। ये बात कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बताता। ये बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत बात बताई जाती है कि शेयर नेचर किस चीज का है। देखो भाई, जब हम शेयर के नेचर की बात करते हैं तो सीधी बात, ये एक प्रॉपर्टी है और देश के कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। ये इमूवेबल नहीं है, ये मूवेबल है। क्या है? ये ऐसी चीज है जो कि प्रॉपर्ली क्या है, आपके सामने मूवेबल मानी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मूवेबल होने के साथ साथ पब्लिक कंपनी के रेफरेंस में ट्रांसफरेबल भी है। अगर मूवेबल है तो पब्लिक कंपनी अगर है तो ट्रांसफरेबल भी है, दो चीज। फिर आगे कहता है कि जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत होती है। मैंने आपको पहले ये बताया, ठीक है, कि ट्रांसफरेबिलिटी हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के तहत ही होती है। आगे यहां पे कहता है कि शेयर कंपनी का एक तरीके से गुड्स के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, सामान के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जिसे खरीदा जा सकता है, परचेस किया जा सकता है, जिसे सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, जिसे गिरवी मॉर्गेज रखा जा सकता है। क्या किया जाता है? जिसे गिरवी या मॉर्गेज रखा जा सकता है, या फिर जिसे बिक्यूथेट, क्या कह सकते हो इसे? बिक्यूथेट, BEQUEATHED, बिक्यूथ व्हाटएवर, थेट, बिक्यूथेट, ठीक है। ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये होता क्या है ये बात समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई इंसान जिसने शेयर खरीदा, कोई इंसान जिसने शेयर खरीदा लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद
वसीयतनामे के तहत संपत्ति किसी को दी जाती है, विच मीन्स शेयर्स यहां पे किसी टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के तहत यहां पे किसी को विल्स के फॉर्म में पास भी किया जा सकता है, क्योंकि विल एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जिसकी प्रॉपर एक वैलिड पॉइंट या प्रोविजन या लीगल स्टैंड होता है। मतलब अगर किसी के नाम पे कोई शेयर है तो वो अपने मरने के बाद उस शेयर को किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दे, अपने बेटे को दे दे, अपनी बेटी को दे दे, अपनी वाइफ को दे दे, या उस कंपनी को ही वापस कर दे। वसीयत में उसने लिख दिया है अगर ऐसा, तो वो चीज वैसा ही हो सकता है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल इन अ नेचर, लाइक अ ज्वेलरी, लाइक अ ज्वेलरी। क्या अगर नहीं लिखा हुआ हो तो हमारे यहां ऐसा सिस्टम ही है कि पिता की मृत्यु होती है, पीछे कोई वसीयत ही नहीं रहती। तभी तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ गांव में जो मेजॉरिटी ऑफ हत्याएं होती हैं उसी जमीन विवाद में होती है। तो अगर नहीं भी लिखा हो ना सर तो चीज जाएगी ही जाएगी। बट मैंने यहां पे जोर दिया कि वसीयत के तहत जो चीज पास की जाती है, वसीयत नहीं है फिर भी पास की जाएगी। क्लियर? चलो एट लास्ट आ जाइएगा शेयर कैपिटल के पास। शेयर कैपिटल भी आपका कवर्ड ही है, हमने डिस्कस किया था। शेयर कैपिटल refers to the capital which is generated by the issue of share। मतलब शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल जनरेट किया गया है उसी कैपिटल को क्या कहा जाएगा? शेयर कैपिटल कहा जाएगा। कोई दिक्कत इस पॉइंट पे? चलो देखो यहां पे सिंपल सी चीज है, यहां पे काइंड ऑफ शेयर कैपिटल है। इस बात को बहुत बहुत तरीके से समझिएगा, क्योंकि इस पे आगे के बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्या होंगे? बेस्ड होंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज पता ही होगी। चलिए जब हम टाइप ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर की नहीं शेयर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉट अ शेयर, मैं यहां पे शेयर के काइंड्स नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ा रहा, मैं यहां पे शेयर कैपिटल के टाइप या काइंड्स की बात कर रहा। क्लियर क्या? तो जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल का एक सिंपल सा रेफरेंस होता है कि जितने अमाउंट के साथ वो कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की यहां हुई है रजिस्टर्ड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ, उसी अमाउंट को कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। जनरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में उस अमाउंट को बताया जाता है। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कितने के साथ आप रजिस्टर होइएगा वो आपको अमाउंट वहां पे बताना होता है। कैसे देना भी होता है? नहीं, देना नहीं होता, वहां पे आपको लिख के बस बताना होता है। वो पैसा आपके पास होना चाहिए सर? नहीं, पैसा आपके पास होना नहीं चाहिए, बस आपको कैपिटल बताना पड़ेगा कि आप कितना कैपिटल मैक्सिमम जनरेट कीजिएगा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 100 करोड़ तो जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास 100 करोड़ का कैपिटल बैंक बैलेंस होना चाहिए। इट्स नथिंग लाइक दैट। हमने लिखा मतलब कंपनी कितना मैक्सिमम कैपिटल जनरेट कर सकती है? 100। कंपनी के पास कितनी अथॉरिटी है कैपिटल जनरेट करने की? कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है? कंपनी की ऑन पेपर वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू।
रजिस्टर्ड और अथॉरिटी। समझ में आया? चल सेकंड, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल के बाद आपके सामने आता है वो दूसरा, जिसे कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या? इशूड कैपिटल मतलब कितना कैपिटल आपने बाजार में इशू किया, उतारा। ठीक है, सपोज दैट इन्होंने जो वैल्यू उतारा बाजार में वो 50 करोड़ था, तो अनइशूड कितना हो गया? तो इशूड 50 का। इशू किया है ना कि बेचा है? अभी तक बेचा भी हो तो बिका नहीं है, अभी बिकने वाली बात बाकी है। ठीक है, तो देखो भाई, जब बाजार में शेयर इशू होता है तो लोग डिमांड करते हैं। क्या करते हैं लोग? डिमांड करते हैं। बहुत बार ये होता है कि जितना इशू किया उससे ज्यादा डिमांड हो गया, जितना इशू किया इक्वल टू डिमांड हो गया, जितना इशू किया उससे कम डिमांड हुआ, तो सबको दे देंगे ना। तो जैसे ही लोग आएंगे, हमको दो हमको दो हमको दो, और हम देते जाएंगे, और जितने लोगों को मिल गया, जितनी वैल्यू का दे दिया गया, उसे कहा जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे हमने 50 करोड़ का इशू किया था, डिमांड आई 45 करोड़ की, तो एक्चुअली 45 करोड़ हमने दे दिया, मतलब 45 करोड़ वैल्यू का शेयर बेच दिया गया, लोगों ने ले लिया। इसे क्या कहा जाएगा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कितना? तो अनसब्सक्राइब कितना? अब समझो यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर। अगर एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो 10 रुपए एक साथ नहीं मांग लिया जाता। 10 रुपए एक साथ नहीं मांग लिया जाता। ये सब मैं फ्रेश इशू की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, एकदम फ्रेश इशू की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस 10 रुपए को हिस्सों में बांटा जाएगा। कौन कौन सा हिस्सा कंपलसरी होगा? पहला हिस्सा एज अ एप्लीकेशन मनी, मतलब शेयर अप्लाई करने के लिए देना पड़ेगा आपको। थोड़ी है मैं लूंगा फिर देने कहोगे नहीं लूंगा, नहीं। ये श्योरिटी वाला सीन होना जरूरी है कि यहां पे आपको एप्लीकेशन के तौर पे देना पड़ेगा। मान लेते हैं एप्लीकेशन पे कंपनी ने रख दिया 2 रुपए। क्या रख दिया कंपनी ने? 2 रुपए। मतलब आपको शेयर चाहिए तो आप अप्लाई कीजिए और 2 रुपए आप यहां पे जमा कीजिए, काम खत्म। क्लियर? दूसरा, अब जितने लोगों ने अप्लाई किया कि सबको मिल जाएगा क्या? एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग स्कूल्स में अप्लाई करते हैं, सबका एडमिशन मिल जाता है क्या? सब लोग कॉलेज में अप्लाई करते हैं, मिल जाता है क्या? छाट दिया जाता है। तो सपोज दैट यहां पे शेयर के केस में बात आती है अलॉटमेंट की। किसकी बात होती है? अलॉटमेंट की। मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने कितने को शेयर अलॉट किया गया, मतलब दिया गया। और कहा जाएगा देखिए सर, आपके एप्लीकेशन के तहत आपको शेयर अलॉट किया जाता है, इतने दिनों के अंदर आप अलॉटमेंट का पैसा जमा कीजिए। आप फेल हो जाइएगा, आपका अलॉटमेंट वापस ले लिया जाता है। कितना समय आगे बता दिया जाता है, आगे बताया जाएगा कि कितने समय के तहत अलॉटमेंट ओपन होता है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट सीज हो जाता है। तो फिर आपको यहां पे अलॉटमेंट की बात करनी होगी। अलॉटमेंट पे 3 रुपए मान लिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल मनी होता है, मतलब अब बैठ जाइए, कंपनी मांगेगी तो दीजिएगा, कंपनी नहीं मांगेगी तो मत दीजिएगा। बचा कितना रुपया? 5 रुपया। अब कंपनी सोच सकती है कि 5 रुपए हम जब भी मांगेंगे हम एक बार मांग लेंगे, तो उसको कहा जाएगा कॉल मनी। या फिर कंपनी सोचती है कि इस 5 रुपए को हम 2 हिस्सों में मांगेंगे, पहले हम 2 रुपए मांगेंगे फिर हम 3 रुपए मांगेंगे। तो जो पहला मांगेगी उसको कहा जाएगा फर्स्ट कॉल। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट कॉल।
और जब दूसरा मांगेगी तो क्या कहा जाएगा, सेकेंड कॉल। तो मान लेते कंपनी ने 2 हिस्सों में मांगने का सोचा, तो एक तरफ हो गया आपका फर्स्ट कॉल, ऐसे नहीं लिखेंगे आप प्रॉपरली FIRST लिखेंगे, ठीक है। और फोर्थ आपके सामने क्या मांगा जाएगा, सेकेंड कॉल। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकेंड कॉल पे आपके सामने 3 रुपए, टोटल कितने हो गए। इस तरीके से बाइफरकेशन शेयर की वैल्यू का होगा। समझ में आया है आपको। चल अब देखो जरा। सर हाँ जी सर, अगर एप्लीकेशन 100 लोगों ने फाइल किया है और अलॉटमेंट केवल 50 को हुई है, तो एप्लीकेशन मनी तो 200 रुपए आया होगा, और अलॉटमेंट के लिए केवल 50 को दिए, तो वो 50 जो जिनको नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं हुआ, तुमका क्या पॉइंट। दे तो वापस पैसा, थोड़ी को स्कूल चला रहे हो कि भाई एप्लीकेशन का पैसा रख लेंगे। थोड़ी कोई डीयू है कि भाई जिसको कट ऑफ आएगा, मेरिट आएगा, बाकी का पैसा रख लेंगे। लोग रख लेते, बट आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा यार, खून पसीने की कमाई है। मतलब हम कहीं से भी रख लें, नहीं रख सकते। चलो इतना हो गया सब्सक्राइब। अब देखो सब्सक्राइब में ही बात होगी कॉल्ड अप, मतलब कितना आपने मांगा, कितना आपने मांगा, और पेड अप कितना आपको मिला। जैसे मान लेते हैं आपने सब्सक्राइब किया 45 करोड़, तो ऑब्वियस बात है आप तो 45 मांगेंगे ना, लेकिन आपको 5 करोड़ नहीं मिलता है, 4 करोड़ मिल जाता है। तो इस सब्सक्राइब में पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, जितना आपको मिला। तो आपको कितना मिला, 40 करोड़। आपको कितना नहीं मिला, अनपेड कितना रह गया, तो एक्चुअली शेयर कैपिटल के तौर पे आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ होगा, 40 करोड़। यही 40 करोड़ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के तहत दिखाया जाएगा। इसी पैटर्न पे आगे के 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो आपके बुक में क्या क्या है, आपके बुक में ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और फिर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, सब्सक्राइब किया और जितना मांगा उतना सब मिल गया, सब्सक्राइब तो किया लेकिन सब नहीं मिला। कितना क्लियर हो गया। तो चलिए अभी के सेशन में इतना ही, फिर हम बात करेंगे प्रॉपरली क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस पे हम डील करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में।